यादवों की स्थिति भले ही समाज में कास्ट के बियॉन्ड कास्ट के लिहाज से उनकी संख्या है, लेकिन अदरवाइज उनकी स्थिति जो है वो काफ़ी दमदार नहीं है। पढ़ाने लिखाने में, जज में, कोर्ट कचहरी में, अखबार में, कहीं भी देखिए तो ऐसा तो नहीं कि दमन करने वाली जाति है। यादवों में बहुत बड़ा तबका है जो गरीब है। आप इस क्षेत्र में अगर घूमें तो मैं आपको यादवों का कुछ ऐसा गाँव बताऊँगा जिस गाँव में एक भी गली आपको नहीं मिलेगा जिसमें ढलैया हो, जिसमें सोलिंग तक हो, ईंट तक नहीं लगा हुआ उस गाँव में। और आज से नहीं 60-70 साल हो गया उस गाँव में। ये है कि अब कैंडिडेट खड़ा हुआ तो लोग सबसे पहले उसका कास्ट जानना चाहते हैं। कास्ट रियलिटी है, और अगर कोई कास्ट बता रहा है, और ये पूरा एरिया जो आपका है, इस एरिया में समझिए कि सामंतों के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ दलितों पिछड़ों का एक ज़बरदस्त हिस्टोरिकल स्ट्रगल भी रहा है इस पूरे रिजिम में। पालीगंज हो गया, बगल में आपका अरवल हो गया, सोन के उस तरफ तरारी हो गया, आगियाँ हो गया, ये जो पूरा रिजिम है इधर चला है। तो कई सारे लोग इसको असर्ट भी करते हैं, अपने कास्ट के सरनेम के साथ उसको असर्ट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष। बिहार चुनाव अपने आप में एक राष्ट्रीय, एक बड़ा आपको खबर बन जाती है, मुद्दा हो जाता है। हम भी बिहार यात्रा कर रहे हैं, इस वक्त पालीगंज की सीट में है। हमारे साथ संदीप सौरभ है। संदीप सौरभ का अगर एग्जाम्पल सेट किया जाए, कैसे उनकी शुरुआत की जाए, क्या उनका हम इंट्रोडक्शन दें, तो छात्र राजनीति, कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपने शुरुआत की, पटना में रहे, बीएन कॉलेज में पढ़े, फिर आप जेएनयू गए, वहाँ पर आप आयशा से आप जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट में रहे, बाद में संगठन में काम किया। मतलब अगर कोई युवा आना चाहेगा राजनीति में तो आपको एक एग्जाम्पल सेट मानेगा कि आप वहाँ तक पहुँच गए। अपनी इस यात्रा को पहले आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो है कि उच्च शिक्षा में जनरली जो देश में के अंदर कल्चर है, वहाँ पे छात्र राजनीति को लेकर के अद्भुत तरह का एक कहिए कि अजीब ढंग की समझदारी है, जहाँ पे आप समाज के बाकी हिस्सों के लेकर के बात नहीं कर सकते हैं। जैसे पटना में जब तक हम थे तो पटना में कोई छात्र आंदोलन या छात्र राजनीति की बात उस समय तक नहीं थी, मेरे जहन में भी नहीं थी। दिल्ली में जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मेरा दाखिला हुआ 2007 में, तब हमने यही देखा कि एक छात्र राजनीति जो सिर्फ कॉलेज की बात नहीं, सिर्फ अपने शिक्षा और रोजगार की बात नहीं, बल्कि समाज के बड़े दायरे को लेकर के एक आंदोलन, उनको उनके सुख दुख के साथ एक लगातार जुड़ाव, ये हमने देखा। और उसके बाद हमने 2007 में आयशा की से जुड़ा मैं, और उसी साल के अंत में पार्टी से भी जुड़ा, भाकपा माले से भी जुड़ा, क्योंकि एक चीज़ वहाँ पे उस समय हुई थी जो मेरे लिए प्रेरणादायी रही कि आयशा उस समय एक मिनिमम वेज के सवाल को, मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी के सवाल को लेकर के एक बड़ा आंदोलन जेएनयू के अंदर चला रहे थे लोग। और तब मैं ये सोचा कि एक ऐसा छात्र संगठन जो छात्रों से बियॉन्ड जाकर के सबसे जो दबा कुचला समुदाय है उसके लिए लड़ रहा है कोई संगठन, तो ये मुझे अच्छा लगा। और वहीं से एक जुड़ाव बना मेरा आयशा के साथ। और उसके बाद जैसे जैसे देश के अंदर नए नए मामले आते गए, 2012 में निर्भया का आंदोलन रहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला देश के अंदर, कांग्रेस सरकार ने जो लैंड एक्विजिशन एक्ट लाया था उसके खिलाफ आंदोलन चला। जब मोदी सरकार का आगमन हुआ, अच्छा 2013 में मैं फिर आयशा की तरफ से जब मैं पीएचडी फर्स्ट ईयर में था, तब मैं जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा वहाँ पे, और जनरल सेक्रेटरी जीता। उससे पहले 2 चुनाव में और जीता था जेएनयू के अंदर, कन्वेनर का, काउंसिलर का जीता था स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस से। तो 14 के बाद हमें लगा कि ये जो मामला है थोड़ा सीरियस हो चुका है, क्योंकि देश के अंदर एक ऐसी सरकार है जो क्वालिटी के मामले में, क्वांटिटी के मामले में पिछली सरकारों से अलग है, जिसने अपने सारे आयाम को समेट करके, सत्ता के जितने उपकरण होते हैं सबको भगवा रंग में ढाल करके, सब एक साथ ही छात्रों के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, देश के लोकतांत्रिक ढांचे के ऊपर, सब पे हमला कर दिया। तब मुझे लगा कि मुझे इस लाइन में और गंभीरता से और ज़्यादा ठीक तरीके से काम करना चाहिए, और पार्टी ने तब तक मुझे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी, और 2015 से लेकर के अभी तक मैं आयशा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। इस बार तो काफ़ी यूथ को आप लोगों की पार्टी ने ये किया है, टिकट देने की कोशिश की है, लेकिन उससे बड़ा सवाल होता है कि जहां आप लेफ्ट की राजनीति से आते हैं और आपका गठबंधन महागठबंधन से है, अगर आपका एग्जाम्पल ले तो किस प्रकार से आप एक ज़मीन से जुड़कर अपने स्ट्रगल से आप आए, लेकिन आप जिनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं वो एक परिवारवाद का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उसे आप कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए, दोनों पार्टी का अलग अलग कल्चर भी है, अलग अलग पार्टी का कल्चर है, और हम लोग जो हैं, हम लोग तो जाहिर सी बात है कि छात्र आंदोलन से निकले हुए हैं। जहाँ तक
आरजेडी की बात है, आरजेडी में तेजस्वी यादव, अब जो पिता, उन पार्टियों में ये चलता है, पिता का जो है वो पुत्र का उस पर है अधिकार, सब जगह। तो ये आप भी एक्सेप्ट करते हैं? हम एक्सेप्ट नहीं, तो रियलिटी है ना, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उससे बड़ा बात है कि रियलिटी सोसाइटी का है। लेकिन हम सिर्फ लालू यादव के पुत्र के रूप में अब नहीं देख रहे हैं तेजस्वी यादव को, खास करके पिछले 5 साल के अंदर जो उनका परफॉर्मेंस रहा वो मुझे बेहतर लगा, और अभी भी एक बेहतर अपोजिशन के रोल में वो नीतीश कुमार का जो पिछला टर्म था कार्यकाल में, हमने देखा कि एक बेहतर अपोजिशन की भूमिका में वो तो थे। विधानसभा के अंदर सत्र के दौरान जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा रोजगार के सवालों को या और सवालों को, कोरोना वायरस के समय सरकार की भूमिका पर सवाल जिस तरीके से उठाया वो महत्वपूर्ण था। तो उनके पिता से जोड़ के हमेशा बांध के देखना ठीक नहीं है शायद, और एक राजनीतिक परिवार से हैं और उस चीज़ को ठीक से आगे निभा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से ज़्यादा है, बजाय कि इसके कि वो एक विरासत में मिला हुआ है, वो तो देश के अंदर बहुत लंबे समय से है। जैसे कि अगर पालीगंज विधानसभा सीट को खास बात की जाए तो जो यादव जो जनजाति उसके जो कैंडिडेट है वो पिछली बार भी जीते थे, सन 2000 में जीते थे, शायद आपके साथ वो प्रचार में भी घूम रहे हैं, जो महागठबंधन के ये थे। 2005 में CPIML जीती थी। आपके भी जो लेफ्ट के लोगों की बातचीत होती है कि वो बियॉन्ड दी कास्ट जाते हैं, लेकिन आपके भी कास्ट को लेकर यहाँ पर संदीप सौरभ के साथ संदीप यादव भी लोगों के ईयर टू ईयर पहुँचाया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? पहुँचाया जा रहा है, सायास कोई कोशिश नहीं है कि हम लोग पहुँचा रहे हैं, और हम लोग का चुनाव में कोई कहीं से कमजोरी दिख रहा हो कि हमें उसका सहारा लेना पड़ रहा है, इस तरह का सेंस शायद नहीं है। बल्कि राजनीति के अंदर कास्ट का इतना महत्व बढ़ चुका है, और जाहिर सी बात है कि इसमें हमारी भूमिका नहीं है, ये लंबे समय से देश के अंदर है कि लोग उस बात को, किसी कैंडिडेट के पहचान को लोग कास्ट से जोड़ दे रहे हैं। तो हमने हमारे कास्ट को लेकर के अगर लोगों ने कहा तो ये तो हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, हमने कभी चलाया नहीं इसको। और मैं सुना नहीं कहाँ पे कानो कान कहाँ से चल रहा है, कानो कान। अब देश के अंदर संकट ये है कि अब कैंडिडेट खड़ा हुआ तो लोग सबसे पहले उसका कास्ट जानना चाहते हैं, कास्ट रियलिटी है। और अगर कोई कास्ट बता रहा है, और ये पूरा एरिया जो आपका है, इस एरिया में समझिए कि सामंतों के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ दलितों पिछड़ों का एक ज़बरदस्त हिस्टोरिकल स्ट्रगल भी रहा है इस पूरे रिजिम में। पालीगंज हो गया, बगल में आपका अरवल हो गया, सोन के उस तरफ तरारी हो गया, आगियाँ हो गया, ये जो पूरा रिजिम है इधर चला है। तो कई सारे लोग इसको असर्ट भी करते हैं, अपने कास्ट के सरनेम के साथ उसको असर्ट कर रहे हैं, तो हमने उसको रोक टोक नहीं किया। माना जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार में खासकर जो यादव जाति वो बहुल है, शक्तिशाली है, और वो दमन करने में ब्राह्मणिकल जितनी कास्ट है उनसे वो पिछड़ी नहीं है। जब तक उनको शासन का ताकत मिला है, तो जो ये महादलित कम्युनिटी है, जैसे दलित टोला 13% वोट बैंक है, क्या उनको वो सिक्योरिटी का भरोसा आप दिला पाएंगे विजय होने के बाद, जब महागठबंधन की सरकार आ जाएगी, अगर आती है तो? लेकिन मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि यादवों को लेकर के जो आप कह रहे हैं कि वो दमन करने वाली है, दमन तभी कोई करेगा जब वो पावर में रहेगा, ठीक। और पावर का मतलब ओवरऑल पावर होता है, सत्ता में कुर्सी पे बैठ जाना आपको पावर में हो जाना नहीं है। अगर देश में तमाम शैक्षणिक संस्थानों से लेकर के एकेडमिक्स में, मीडिया में, ये जो डिसीजन मेकिंग पोस्ट होते हैं सोसाइटी के अंदर, जो डिसीजन मेकिंग पोस्ट है, उसमें तो ओबीसी की भागीदारी लगभग नगण्य है, लगभग। यादवों की स्थिति भले ही समाज में कास्ट के बियॉन्ड, कास्ट के लिहाज से उनकी संख्या है, लेकिन अदरवाइज उनकी स्थिति जो है वो काफ़ी दमदार नहीं है। पढ़ाने लिखाने में, जज में, कोर्ट कचहरी में, अखबार में, कहीं भी देखिए तो ऐसा तो नहीं कि दमन करने वाली जाति है। यादवों में बहुत बड़ा तबका है जो गरीब है। आप इस क्षेत्र में अगर घूमें तो मैं आपको यादवों का कुछ ऐसा गांव बताऊंगा जिस गांव में एक भी गली आपको नहीं मिलेगा जिसमें ढलैया हो, जिसमें सोलिंग तक हो, ईंट तक नहीं लगा हुआ उस गांव में, और आज से नहीं 60-70 साल हो गया उस गांव में है ही नहीं कुछ। लेकिन पिछले 5 साल जैसे बात की जाए तो यहाँ की पॉलिटिक्स भी काफ़ी अलग रही है। और आपका सवाल का दूसरा हिस्सा मैं जो बोलना चाह रहा था कि देखिए, अगर कहीं पे लोकल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि मैं इस क्षेत्र का अगर प्रतिनिधि बनूंगा तो उस कॉन्फ्लिक्ट में तो मैं बहुत निष्क्रिय, मैंने न्यूट्रल तरीके से मैं चीज़ों को डील करूंगा। और जाहिर सी बात है कि कमज़ोर के ऊपर दमन नहीं होने देंगे, उसके पक्ष में खड़े रहेंगे हमेशा। ये हमारी पार्टी का जो लाइन है वही रहेगा, चाहे कोई भी। ठीक है, हमारे आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? मान लिया विधायक बनते हैं, माना जाता है कि CPIML बिहार को अपना गढ़ बनाना चाहती है, बड़ी पार्टी की तरह उभरना चाहती है, उसमें आप एक बड़े चेहरे हो सकते हैं, जो कुछ एक चेहरों में। आपको क्या लगता है आने वाली जो राजनीति है उसमें आपका रोल कितना बढ़ता जाएगा? क्योंकि अभी हाल फिलहाल आपने स्टेज शेयर किया तेजस्वी यादव के साथ, तो बहुत लोगों को ये भी लग रहा था कि 2 बड़े लीडर बिहार के एक साथ स्टेज पर आए हैं,
उसको लेकर कैसे करने की आप भविष्य के एक बड़े कंपटीटर है? नहीं, कंपटीटर की बात नहीं है। अभी तो हम लोग पहले हम लोग देखिए ग्राउंड से काम करने वाले हैं, और मैं जब स्टूडेंट एक्टिविज्म में भी जब उतरा, यही आपकी खासियत तो भी है। मास्टर्स में मैं गया, 2 साल मैंने वहाँ पे एक्टिविज्म किया, फिर 2 साल एमफिल किया, फिर पीएचडी किया, तब मैं पहली बार काउंसिल लड़ा। 5-6 साल आंदोलन करने के बाद, संघर्ष करने के बाद मैं काउंसिल लड़ा। और यहाँ भी मुझे लगता है कि लंबा स्ट्रगल है, ग्राउंड पे काम करना है। और अभी तो मेरा आगे का प्लान सिर्फ यही है कि पालीगंज के भीतर जनता ने जितना विश्वास हम पे दिखाया, उनका विश्वास जाया ना जाए, उनका विश्वास में कमी ना आए। हम तो मेरे पहला चैलेंज मेरे लिए यही है, उसके बाद में देखा जाएगा। ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी जीत हो। तो ये थे हमारे साथ संदीप सौरभ और